करने जा रहे हैं अपने एग्जामिशन में कुछ आगे बढ़ कर के बात करेंगे। हम लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में बात कर ली, डन डना डन डन देख लिया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इनको एग्जेम्पशंस मिलता है, इनको क्या मिलता है? एग्जेम्पशंस मिलता है जीएसटी से। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है, मैं चूँकि पूरा टॉपिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चलाने जा रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वेदर आई एम रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इज इट ओके और नॉट? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। नहीं, कैसे नहीं? क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो पहले डेफिनेशन दी है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। एक बार अगर हम इस डेफिनेशन को ढंग से समझ लेंगे ना, आधी टेंशन वहीं खत्म, क्योंकि मैं 50 बार एटलीस्ट 50 टू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ओके, एटलीस्ट 50 टाइम्स आई विल रिपीट द वर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जहाँ जहाँ मैं यूज़ करूँगा वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब केवल इन्हीं चीज़ों से लेना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो एक रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम को चलाते हैं, और ऐसा रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम अप्रूव्ड बाय लॉ होता है, यानी किसी एक्ट के तहत चलाते हैं। चाहे वो प्री स्कूल हो, चाहे अप टू 12th तक का हो, कोई भी अगर करिकुलम रन करता है तो प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, ये जो चलाते हैं ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। प्री स्कूल चलाने वाले हो गए, यहाँ 12th तक का एग्ज़ाम दिलवाते हैं ना, आपने देखा होगा, आपने भी 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो अप टू 12th हायर सेकेंडरी स्कूल तक कोर्स जो चलाते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। साथ ही साथ कोई भी लॉ द्वारा अप्रूव्ड या लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोर्स को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर रन किया जाता है, और वो भी क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? क्वालिफिकेशन, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, फलाना, डिमाका, मतलब जो भी हो, ये जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होते हैं जी। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, तो जो वोकेशनल एजुकेशन कोर्स चलाते हैं तो हर कोई वोकेशनल, कंप्यूटर चलाना सीखें, मोबाइल बनाना सीखें, अरे भाई अगर वो आपका अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स नहीं चला था, अप्रूव्ड होना चाहिए कोर्स, तभी वो हमारा अप्रूव्ड हो, वोकेशनल हो। वोकेशनल है, हर कोई वोकेशनल कोर्स चलाता है, स्विमिंग सिखाता है, समर वैकेशन में ज्वेलरी बनाना सिखाता है, तो वो सारे कोर्सेज यहाँ कवर नहीं है, केवल वही जो अप्रूव्ड हैं वोकेशनल एजुकेशन कोर्स में। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। तो 3 चीज़ें आप लोगों ने देखी, प्री स्कूल यानी नर्सरी से लेकर के 12th तक के जितने भी होते प्री स्कूल, और 12th तक के जितने भी कोर्सेज चलाने वाले कॉलेजेस वगैरह होते हैं, स्कूल्स वगैरह होते हैं, वो सारे शामिल हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। साथ ही साथ जो अप्रूव्ड कोर्सेज चलाते हैं, जो लॉ द्वारा रन किए जाते हैं, कॉलेज वगैरह जो क्वालिफिकेशंस आपको डिग्री देते हैं, वो आ जाएंगे इसमें। और साथ ही साथ जो वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज चलाते हैं वो भी अप्रूव्ड, वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। दैट्स इट, दैट्स इट, ओके। अब मैंने कहा मैं आगे बताऊंगा आपको वोकेशनल एजुकेशन कोर्स क्या होता है, अब उसकी बात आ रही है। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स में अप्रूव्ड का क्या मतलब है? अ कोर्स रन बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसको अगर हम आईटीआई लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आज जब हम आगे बढ़ेंगे तो बार बार आएगा आईटीआई आईटीआई, तो देखेंगे उस समय आईटीआई का मतलब क्या होता है। अच्छा, a course run by an industrial training institute or an industrial training center affiliated to the National Council for Vocational Training or State Council for Vocational, तो सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का अगर वोकेशनल ट्रेनिंग कोई ऑफर करता है कोर्स, तो वहाँ पर उसको हम कहेंगे वो हमारा अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है। यानी जो अप्रेंटिसशिप एक्ट हमारा है 1961, अगर उसका डेजिग्नेटेड कोई नोटिफाइड कोई कोर्स है और वो कोई कोर्स आईटीआई रन कर रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, तो वो हमारा होगा अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्कूल कोर्स अप्रूव्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग रन बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कहने का मतलब ये एम्प्लॉयबल कोई भी ऐसा, जैसे मान लीजिए कार चलाना सीखें, ओके, एसी बनाना सीखें, कंप्यूटर बनाना सीखें, तो अगर इस तरह का कोई एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है
approved by the National Council of Vocational Training run by a person. अब कोर्स को रिकॉग्नाइज तो किया, किसने किया? नेशनल काउंसिल ने किया ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, लेकिन उसको रन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन उसको रन कौन कर रहा है? रन बाय ए पर्सन रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टरेट डीजी ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर वो अप्रूव्ड बंदा है जो रन कर रहा है, यानी अगर मैं कोई कंप्यूटर चलाना सीखे तो मुझे माफ नहीं होगा, आई विल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ जीएसटी। बट इफ आई एम अथराइज्ड, if I am an authorized center from Ministry of Skill Development and Entrepreneurs, then yes, the courses offered by me is employable modular course है, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर एग्जामिशन के वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो कि अप्रूव्ड है, वो भी माफ होगा, एग्जामिशन की कैटेगरी में आएगा। सर आपको कैसे मालूम है एग्जामिशन अभी आ रहे हैं? कहने का मतलब ये कि अगर कोई स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं वो समझ में आया, उसमें हमारा अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स भी आ जाएगा। ठीक है सर, प्री स्कूल से लेकर के 12th तक का, उसके बाद ग्रेजुएशन तक का, मतलब जो डिग्रीज देते हैं उन वो भी शामिल हैं, और साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो अप्रूव्ड होते हैं उनको भी शामिल किया गया। अब अप्रूव्ड कौन होते हैं? वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वो शामिल हो जाएगा, और अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आने वाले भी कोर्सेज शामिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारी याद रखनी पड़ेंगी आपको, और अब हमें आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है वो किस चीज़ का मिला हुआ है। तो अगर मैं कहूँ सर्विसेज अगर दी जाती हैं, मेरी बात ढंग से समझें, सर्विसेज अगर दी जाती हैं टू और बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों शामिल हैं। आई एम अ पर्सन, आई रन माई ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अगर मैं कोई कॉलेज वगैरह रन करता हूँ तो यस, मेरी वो जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Services to, I am not running any educational institution, but I am providing some services to a educational institution. तो अगर मैं सर्विसेज देता हूँ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो मैं भी वहाँ पर एग्जामिशन की कैटेगरी में आऊँगा। जरा ढंग से सुने, सर्विसेज टू और सर्विसेज बाय, सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों कवर हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, ठीक है सर, मालूम है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अपने स्टूडेंट को सर्विसेज देता है, फैकल्टी और स्टाफ को सर्विसेज देता है, चाहे वो सर्विसेज एजुकेशन के फॉर्म में हो, ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में हो, हॉस्टल और फूड के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म हो, वो सारी की सारी सर्विसेज शामिल हो जाएंगी। तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को सर्विसेज देता है, चाहे वो एजुकेशन की सर्विसेज दे, चाहे वो हॉस्टल की दे, ट्रांसपोर्टेशन की दे, फूड एक्सेट्रा, तो ये सारी फैसिलिटी अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन लोगों को देता है, चाहे अपने स्टूडेंट को, स्टाफ को या फैकल्टीज को। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम जस्ट सेइंग राइट नाउ, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं against consideration form of entrance fees, mind it, entrance fees के नाम पर, तो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं then you are needed to make the payment of entrance fees before entering into the college और schools, तो वो हमारा सर्विसेज एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें, मैंने बोला ये सारी की सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट है, मैंने क्या बोला, ये सारी की सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं। अब ढंग से सुनिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एन एंट्रेंस टेस्ट अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, वो भी हमारा एग्जेम्प्ट है। तीसरा, अगर कोई दूसरा बंदा मुझे सर्विसेज देता है, आई एम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, अब बाहरी कोई बंदा मुझ स्कूल को, मेरे स्कूल को कोई सर्विसेज देता है, अब वो सर्विसेज किस फॉर्म में देता है, ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में देता है। मेरे पास अपनी बसेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मैंने स्कूल खोला है नया नया, मैंने बाहर से किसी को हायर कर लिया, भैया तू हमारे स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को सर्विसेज दे। तेरे किस तरह की सर्विसेज देगा,
अरे भाई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देगा, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। सोचें, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन एनी अदर पर्सन who is providing its services to an educational institution is also covered under this category, or you can say लिस्ट, ठीक है ना। तो कहता है कैटरिंग, ओके कैटरिंग जो फूड वगैरह का भी बात होता है वो भी यहाँ शामिल है। तो अगर कोई बाहरी बंदा, मैं ना कैंटीन चलाता हूँ, मैं ना स्कूल है मेरा अपना कैंटीन है, बच्चों को मैं खिलाता पिलाता हूँ, ठीक है वो माफ है। लेकिन अगर कोई बाहरी बंदे को मैंने हायर कर दिया भैया तो वो मेरे स्कूल के सारे बच्चों को, टीम मेंबर्स को, स्टाफ को, फैकल्टीज को खाना खिलाएगा, कैटरिंग का अगर मैं कोई एग्रीमेंट कर लेता हूँ उनके साथ तो वो भी माफ है। तो जरा ढंग से देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्री स्कूल से लेकर 12th तक, और ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, कैटरिंग प्री स्कूल से लेकर 12th तक, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल से लेकर 12th। तो ठीक है सर, अगर हम एक लेवल तक की बात करें, 12th तक के कॉलेजेस और स्कूल्स की बात करें, तो उनको अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देता है, फूडिंग की फैसिलिटी देता है, या फिर उनको देता है सिक्योरिटी और हाउस कीपिंग की, तो वो भी माफ है। सर्विसेज रिलेटिंग टू, ये सबके लिए है, टू ऑल, चाहे वो छोटे कॉलेज हों, स्कूल्स हों, या बड़े लेवल यूनिवर्सिटी वगैरह हों, वहाँ तक को शामिल किया गया है। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ओके। अगर कोई बाहरी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, हमारे स्कूल को वो फैसिलिटी सर्विसेज देता है, हम इस लायक नहीं हैं कि हम टेस्ट कंडक्ट कर पाएँ, बाहरी आदमी को मैंने अपने स्कूल में कहा तू टेस्ट कंडक्ट करवा, तो अगर वो ऐसा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, किससे रिलेटेड, ओके ओके सर, माय बैड, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल, ओके। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स, ऑनलाइन जर्नल और पीरियोडिकल्स अगर कोई सप्लाई करता है वो सर्विसेज देता है। मेरे पास इतनी टेक्निकल टीम नहीं है कि जो पीरियोडिकल्स वगैरह पब्लिश करे, ऑनलाइन जर्नल वगैरह पब्लिश करे, तो मैंने क्या किया, किसी बाहरी को मैंने एक हायर कर लिया, आउटसोर्स कर दिया ये काम, अब वो ये काम करता है। अब जाहिर सी बात है, मैं प्री स्कूल के बच्चे को तो पीरियोडिकल से कोई मतलब नहीं है, जर्नल से कोई मतलब नहीं होगा, तो जर्नल का मतलब ही नहीं पता होगा। प्री स्कूल के बच्चों को 9, 10, 11, 12 व्हाट दे विल डू विद दीज पीरियोडिकल्स और जर्नल्स, नॉर्मली नॉट टू प्री स्कूल एंड अप टू 12th, ये बड़े बच्चों के लिए है। तो ये याद रखेंगे, याद करना आसान है, ये बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि पीरियोडिकल्स और जर्नल नॉर्मली 12th के बाद होता है। तो कहा गया कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सर्विसेज देता है अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को, चाहे वो फूडिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हो, फूडिंग से रिलेटेड हो, कैटरिंग से रिलेटेड हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, हॉस्टल से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देता है अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, एंट्रेंस टेस्ट का, तो वो भी यहाँ पर शामिल होगा। अगर कोई बाहरी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज देता है, चाहे कैटरिंग का, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे सिक्योरिटी और क्लीनिंग का, तो अप टू 12th तक ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जर्नल का या पीरियोडिकल्स का, तो कहा गया 12th के बाद का ही ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कोई एडमिशन या कंडक्ट करवाना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, तो वो सारे के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए ये अप्लाई होता है। हाउएवर, ये मैंने आपको बता दिया, नथिंग टू डू अगेन, ये मैंने ऊपर ही ये वर्ड्स लिख दिए हैं। ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, ये नीचे वही लिखा हुआ है, तो बेकार की बात है, ये आप खुद पढ़ लेंगे। बिसाइड्स दिस नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 4, ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो मैंने आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कौन कौन सी सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज देने वाला या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद सर्विसेज जो देता है, उनकी कौन कौन सी सर्विसेज माफ हैं, वो मैंने आपको बता दी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन क्या है, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इन चीज़ों को आपको याद रखना है, जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, और ऐड ऑन करते जाएंगे, अब चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे। भाई आपको अब एक चीज़ तो पता चल गई कि वोकेशनल कोर्सेज का अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, वोकेशनल कोर्सेज का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट होता है, वहाँ से भी कोर्स होते हैं, तो वो चीज़ें अब आने वाली हैं। ज़रा देखें, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ।
तो एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये यूनिवर्सिटीज वगैरह की बात कर रहा है बेसिकली। इट मीन्स दैट ओनली सच एजुकेशनल सर्विसेज आर exempt as are related to imparting of education as a art of the curriculum that has been prescribed for obtaining a qualification prescribed by law, conduct of degree courses by colleges, universities or institution which lead grant of qualifications recognized by law are covered over here. Okay. However, training given by private coaching institutes would not be covered as such institute does not lead to grant of recognized क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं कोई प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, तो वहाँ पर ये कवर नहीं होगा। तो अब ये समझ में आई रिकॉग्नाइज बाय लॉ क्या होगा। अगर कोई क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, अगर उसको कोई रन कर रहा है, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आएगा और उसकी सर्विसेज माफ होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मेरा कोई कॉलेज है या मेरा कोई प्रॉपर्टी या बिल्डिंग है, मैंने किसी स्कूल वाले का ले जा, मैंने तुझे रेंट पर दे दिया, तो कहा गया वो टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो टैक्सेबल होगा। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने किसी कॉलेज को कहा तू ले ले, मुझे किराया देते रहना, तो ये जो किराया मुझे मिलेगा ना, आई एम नॉट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी डायरेक्ट सर्विसेज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आई एम जस्ट let out my property to educational institution, yes, this would be charged to tax. Okay, services provided by boarding school. सर, रहने की अगर बात होती है, देखिए बोर्डिंग स्कूल का सिस्टम क्या होता है। बोर्डिंग स्कूल में बच्चे जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं और उसी कॉलेज में उनकी हॉस्टल्स भी होते हैं और उसी कॉलेज में वो रहते हैं, उसी स्कूल या कॉलेज में वो रहते भी हैं, उनको खाना भी दिया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि बेसिक चीज़ क्या है, बेसिकली उनको भेजा किस लिए गया था उस बोर्डिंग स्कूल में, रह करके पढ़ने के लिए। पर्पस रहना नहीं था, पर्पस एजुकेशन था। हाँ, उसके साथ साथ उनको और सप्लाई दी गई रहने की और फूडिंग की। तो कहा गया कि ये सारी की सारी चीज़ें कंपोजिट सप्लाई हैं। क्या हैं? इनसेपरेबल हैं। क्या हैं? देखिए, boarding school provides services of education coupled with the dwelling units of residence and food. It will be a case of composite supply if charges of for education, lodging or boarding are inseparable. इसका मतलब अगर कोई बंदा गया, उससे कहा जाता है भैया आप 1,50,000 पर ईयर फीस दे दो, आपका बच्चा मेरे यहाँ रहेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा। आप क्यों टेंशन लेते हो, क्यों बीमार होते हो? तो उस केस में ना वो इनसेपरेबल है, वो कंपोजिट सप्लाई है। द प्रिंसिपल सप्लाई इज टू प्रोवाइड द एजुकेशनल फैसिलिटी टू सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो बोर्डिंग स्कूल का ये सारा का सारा मान लिया जाएगा, वो एजुकेशन का ही पार्ट है। Since such services in case of boarding schools are bundled in the ordinary course of business, hence as per bundle of services will be treated as consisting entirely of principal supply को ही बेस लिया जाएगा। और चूंकि प्रिंसिपल सप्लाई माफ है, तो रहने का भी माफ होगा। वैसे नॉर्मली रहने का भी माफ होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट है, तो पूरी की पूरी सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दैट्स इट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द आईबी इंटरनेशनल स्कूल्स। तो कहा गया इंटरनेशनल स्कूल्स भी ऐसे वैसे नहीं खुल जाते, इंटरनेशनल स्कूल्स भी रिकॉग्नाइज होते हैं, उनको अप्रूवल मिलता है स्कूल चलाने का, तभी वो चला पाते हैं। तो इंटरनेशनल स्कूल्स भी अगर रन कर रहे हैं इंडिया में, तो वो माफ हैं, एग्जेम्प्ट हैं। चलिए सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन कोर्स सेपरेट सर्विसेज टू बी असेस्ड सेपरेटली। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आपको उसके साथ साथ एक दूसरा कोर्स भी करवा दिया जाता है, दो कोर्स को जोड़कर एक कोर्स बना दिया जाता है। दिस इज द केस ऑफ द मिक्स्ड सप्लाई, क्योंकि आपसे जो कंसिडरेशन या फीस चार्ज की गई होगी ना, दोनों कोर्सेज की चार्ज की गई होगी। और ये नेचुरल बंडल्ड तो कहीं नहीं दिखा रहा, ये ज्वाइंट किया गया है, दो डिफरेंट कोर्सेज को सेम कोर्स में लाया गया है कि आप ये भी कोर्स कर लो, आप ये भी कोर्स कर लो, दो कोर्स कर लो एक साथ। तो कहा गया कि भैया ये दोनों सेपरेटली एसेसिबल होंगे। जी सर, सेपरेट सर्विसेज टू बी असेस्ड सेपरेटली। तो अगर ये आर्टिफिशियल बंडलिंग है, मैंने क्या बोला,
अगर ये आर्टिफिशियल बंडल है, आर्टिफिशियल मतलब जब हमने 2 कोर्सेज़ को क्लब करके बना दिया, तो ये मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा और इसमें जो हाईएस्ट जीएसटी का रेट होगा जिस कोर्स पर, वही लगेगा। यहाँ पर मिक्स्ड सप्लाई नहीं है, यहाँ पर कंपोज़िट सप्लाई नहीं है, यहाँ मिक्स्ड सप्लाई है। तो जो हायर टैक्स रेट होता है ना, सेक्शन 8 में बताया है मैंने, जो हायर टैक्स रेट होता है ना मिक्स्ड सप्लाई में, वही शामिल किया जाता है। जी सर। अगर ये नेचुरल बंडलिंग है, यानी एक कोर्स को आप कर रहे हैं और इस कोर्स को आप तब तक पूरा नहीं कर पाएँगे जब तक आप ये दूसरा कोर्स ना कर लें। तो अगर उसका ऑक्सिलरी कोर्स है, एसोसिएटेड कोर्स है, तो कहा गया कि वो नेचुरली बंडल्ड होगा और अगर प्रिंसिपल कोर्स माफ़ है, तो पूरा का पूरा कोर्स माफ़ हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वो कंपोज़िट सप्लाई ही कहा जाएगा। ठीक है सर, अब तो इतना समझ में आया। प्राइवेट ट्यूशन्स को भी इसमें शामिल नहीं करते, यानी प्राइवेट ट्यूशन मैंने आते ही बता दिया कि वो टैक्सेबल होता है। प्लेसमेंट सर्विसेज अगर कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करे, भाई जॉब सर्विस, जॉब दिलवा रहा है, कौन सा एजुकेशन करवा रहा है, जॉब दिलवा रहा है, तो भैया वो टैक्सेबल होगा, सोचना मना है। कैंपस रिक्रूटमेंट, हे भगवान! अब अगर आप सीए, सीएस, सीएम में बन गए और आपका इंस्टीट्यूट कहता है हम ना कैंपस प्लेसमेंट दिलवाएँगे। व्हाट इज़ दिस? इज़ इट अ एजुकेशनल फैसिलिटी? नॉट एट ऑल। वो टैक्सेबल होगा तो होगा, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो आपको ऐड ऑन सर्विसेज़ दे रहा है और सेपरेबल सर्विसेज़ हैं। Fee charged by educational institution in relation to campus recruitment from prospective employers are liable to GST as services are not covered in an exemption. इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी इंस्टीट्यूट जो बच्चों को आईएएस, पीसीएस या कम्पिटिटिव वन डे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर, आरआरबी वगैरह, बैंक, एसएससी के लिए प्रिपरेशन करवाता है, तो वो भी टैक्सेबल है। जी। पोस्टल कोचिंग, ओ जहाँ इतना घर पे बैठे बैठे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो भी टैक्सेबल कोचिंग है, वो टैक्सेबल कोचिंग है। जी। फॉरेन कोर्सेज कंडक्टेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन कोर्सेज हैं, अगर कोई उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा रहा है, तो अब आँख बंद करके आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि अगर फॉरेन कोर्सेज हैं, हम तो इंडियन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, अप्रूव्ड बाय लॉ होना चाहिए। फॉरेन कोर्सेज का यहाँ क्या लेना-देना, टैक्स लगा दो। Sometime private institutes conduct courses and issue diploma or certificates in collaboration with certain foreign institutes or universities. In many cases, private enterprise conduct कैंपस इंटरव्यूज ऑफ द फलाना एंड ढिमाका, ठीक है, टैक्सेबल कर दो ना, काहे के लिए इतना टिटिम्मा फैलाया हुआ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी आपका टैक्सेबल हो। सोचने के कोई गवर्नमेंट तो ऑथराइज थोड़ी है भाई, क्या बात करते हैं आप, अपनी पर्सनल अपीयरेंसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो टैक्स लगा दो ना। कॉलेज हॉस्टल मेस टैक्सेबिलिटी, ओके, कॉलेज हॉस्टल या मेस की फैसिलिटी है तो टैक्सेबल होगा, नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो। लेकिन मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वो आपको कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी देते हैं, तो प्राइमरीली आप वहाँ पढ़ने जाते हैं। और अगर वो कैंटीन केवल और केवल अपने स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट देता है तो वो माफ़ है, लेकिन आउटसाइडर को अगर ये बेनिफिट देता है तो माफ़ नहीं है। और अगर आउटसाइडर को ये बेनिफिट दिया जा रहा है तो जो नॉर्मली कैटरिंग की फैसिलिटीज़ पर टैक्स लगता है 5% विदाउट आईटीसी, यहाँ पर भी लग जाएगा। जी। तो अगर केवल अपने स्टूडेंट्स को दिया जाता है मेस और कैंटीन की फैसिलिटी तो माफ़ है, अदरवाइज थर्ड पर्सन को दिया जाता है तो लायबल टू जीएसटी होगा 5% के हिसाब से विदाउट आईटीसी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईटीआई, इट इज़ नहीं है, आईटीआईज, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आईटीआई, ये आईटी इट इज़ अलग अलग हो गया ऊपर, वाह रे वाह। तो अगर देखिए आईटीआई की अगर बात करूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शुरू में ही मैंने बताया था, आते ही मैंने बताया, जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा रहे थे मैंने आईटीआई का नाम लिया था, वो चीज़ यहाँ पर भी आ गई। तो अगर आईटीआई है तो दो चीज़ें याद रखेंगे, एक अप्रेंटिसशिप होता है, एक अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, एक अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, याद रहेगा। हाँ, अगर कोई प्राइवेट आईटीआई है, सर गवर्नमेंट आईटीआई भी होता है, अरे भाई आईटीआई का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर गवर्नमेंट का है तो उसकी सारी फैसिलिटीज़ माफ़ होती हैं, लेकिन अगर प्राइवेट आईटीआई है तो, और वो अप्रूव्ड एजुकेशनल कोर्स चलाती है, वोकेशनल, प्राइवेट आईटीआई है, अप्रूव्ड, थोड़ी देर पहले मैंने आते ही सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है और अप्रूव्ड एजुकेशन कोर्स क्या होता है, अप्रूव्ड एजुकेशन कोर्स क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, वोकेशनल वाला। तो यहाँ पर वही है कि अगर कोई आईटीआई अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स चलाता है तो माफ़ होगा, प्राइवेट है अगर अप्रूव्ड कोर्स चलाता है तो माफ़ होगा, बस इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरा, अगर यही प्राइवेट आईटीआई
डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में दिया गया, अगर उसको रन करता है तो भी माफ़ है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसके सारे के सारे कोर्सेज टैक्सेबल होते हैं। अगर कोई प्राइवेट आईटीआई इसके अलावा कुछ चलाता है तो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स चलाए, माफ़ है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से रिलेटेड कोई कोर्स चलाए, माफ़ है। इसके अलावा जो भी अलग से कोर्सेज होंगे वो टैक्सेबल होंगे, और अगर कोई गवर्नमेंट आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो माफ़ होगा पूरा का पूरा। तो इतनी छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर हम बात करें एग्जेम्पशन, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कितना बड़ा नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अपनी रेगुलर कोर्सेज को प्रोवाइड करता है तो वो माफ़ है। रेगुलर कोर्सेज को प्रोवाइड करता है तो माफ़ है। अगर अपने रेगुलर कोर्सेज को प्रोवाइड करता है तो माफ़ है। क्यों आज रुक जा रही है पेन? एक्सेप्ट, ध्यान देना है, एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, छोटे मोटे जो सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, अगर फुल ईयर 2 ईयर्स का करवाया जाता है तो माफ़ है। फेलो प्रोग्राम करवाया जाता है तो माफ़ है। 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाता है आईआईएम तो वो माफ़ है। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कोर्स करवाता है तो वो सब टैक्सेबल होगा, ये आप याद रखेंगे। तो आप अगर ये सोचते हैं आईआईएम का सारा कोर्स माफ़ है तो आप गलत फहमी में हैं। आप गलत फहमी में हैं, गलत फहमी में नहीं, गलत फहमी में हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे। आईआईएम का भी कोर्स टैक्सेबल होता है अगर वो रेगुलर कोर्स नहीं है या एड ऑन कोर्स है तो। स्किल डेवलपमेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई कोर्स आप रन करेंगे तो माफ़ होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग आपको मैंने बता दिया, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। और दीन दयाल उपाध्याय, पहले तो नाम ही ये बहुत बड़ा है, उसके बाद ग्रामीण कौशल योजना, तो ये आप याद रखेंगे। अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से है तो वो माफ है, ये भी कोर्स एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय एनबीई, बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एनबीई के साथ मिल करके कोर्सेज रन करते हैं, और एनबीई एक बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बेसिकली ये एजुकेशन को इम्पार्ट नहीं करता, आपको डायरेक्ट एजुकेशन नहीं देता, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट जरूर करवाता है। सोच लीजिए, उस लिमिट तक के लिए इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। किस लिमिट तक के लिए? एनबीई के सारी एक्टिविटीज को हम माफ नहीं करने जा रहे। एनबीई इज अ बोर्ड जो एग्जिस्ट करता है, फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को, लेकिन साथ ही साथ वो एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। तो ओनली टू द लिमिटिंग पर्पजेज of NBE, to the extent of conducting the examination will be treated as an educational institution, and hence it is not taxable at all, exempt. तो कहा गया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनबीई लाइक एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट चार्जिंग समथिंग आर exempt also. Central and state boards are treated as education institution for limited purposes of providing services by way of conduct of examination to the student. अगर मैं कहूँ NB is an board, तो NB कहाँ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया? लेकिन वही NB सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उस एग्जाम के कंडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके उस सर्विस को माफ किया गया है, बाकी चीजों को नहीं। ये चीज आप याद रखेंगे। सर्विसेज बाय डीजी शिपिंग मैरीटाइम टू कंडक्ट कोर्सेज, तो ये जो डीजी शिपिंग मैरीटाइम है ना, इसका जो कोर्स है ना, ये मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1950 एक्ट 8 से रन होता है, तो अप्रूव्ड बाय लॉ है, एक्ट बना हुआ है मैरीटाइम कोर्स के लिए, तो वो माफ होगा जी। आईटीसी के इश्यू की बात करें तो आपको बस इतना सा मालूम है, मैंने बार बार पहले भी बताया है, आईटीसी तभी मिलता है जब आपका आउटपुट टैक्स मिलता है, जब आउटपुट सर्विसेज ही माफ हैं, जब आपकी आउटपुट सप्लाई ही माफ है, तो इनपुट टैक्स कहाँ से क्रेडिट मिल जाएगा भाई? नहीं मिलने वाला आपको, ये याद रखेंगे। प्रॉब्लम खत्म। हमने आपको पूरा का पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करवा दिया। देखिए बहुत ही आसान है तो 4-5 पेज का था, लेकिन अब मुझे इसमें फिर आपको क्वेश्चन बैंक करवाना है। नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड एज अंडर द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर दिस वन टॉपिक, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे तो हम आपसे 5 या 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, मुश्किल से वो भी हाफ एन आवर लेगा, वो टेंशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं फिर बोलता हूँ, जैसे ही मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से भी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चल दो।
आप इसको रिवाइज़ करें, दोबारा शाम को बैठें, फिर से इसको रिवीज़न करने की कोशिश करें। हाँ, जितना ज़्यादा आप इसमें ध्यान देंगे मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन वीमेन। तो अगर कोई आदमी और तो प्रैक्टिस करता है किसी चीज़ में तो ज़ाहिर-सी बात है उसको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। दीज़ आर द लिटिल थिंग्स, बहुत ही सिली थिंग्स हैं जो जहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप केवल कीवर्ड्स को भी अपने दिमाग में बैठा लें, इसमें से जितने भी मैंने कीवर्ड्स बोले आप साइड में लिख लो वो कीवर्ड्स, 8-10 कीवर्ड्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन डेली बेसिस, ट्राई टू कीप दोज़ कीवर्ड्स इन योर माइंड। ऑटोमैटिकली यू विल गेट रिवाइज़ ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमैटिकली, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी और उतना ज़्यादा आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। मैं बार-बार बोलता हूँ एग्ज़ाम पास करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं बार-बार बोलता हूँ एग्ज़ाम पास करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, जिस फ़ेज़ में अभी आप हैं। प्रिपरेशन हो गया, कई बच्चे सोचते हैं वी डिड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने तो कोर्स खत्म कर लिया। ओनली द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज़ नॉट इनफ। आफ्टर दैट योर सेकंड एंड थर्ड फेज़ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। आपको सेकंड और थर्ड को साइमल्टेनियसली लेकर के चलना है। एंड दैट इज़ योर रिवीजन एंड प्रैक्टिस पार्ट। रिवीजन एंड प्रैक्टिस पार्ट। फर्स्ट कंप्लीट योर कोर्स, सेकंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑन दैट। तो रिवीजन प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो, प्रिपेयर कर लो। प्रिपरेशन फेज अलग होता है जिस फेज में आप हैं। प्रिपरेशन करने के बाद आप उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ये 3 फेज आप याद रखेंगे। बिना इन 3 चीज़ों फेजेस को ध्यान में रखे अगर आप पढ़ाई करते हैं, केवल कोर्स कर लिया, एग्जाम दे दिया, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने केवल रिवीजन किया, प्रैक्टिस नहीं की तो भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिलहाल ये चीज़ें हम और भी आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।